तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो कह रहा है मैच द एसिड गिवन इन द कॉलम ए विथ दियर करेक्ट सोर्स इन कॉलम बी। कॉलम ए में आपका कुछ एसिड के नाम नाम दिया गया है और कॉलम बी में आपका उस उन एसिड का सोर्स दिया गया है। तो यहाँ पे मुझे मैचिंग करवानी है। तो अगर मैं बात करूँ लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड आपका कहाँ पाया जाता है? लैक्टिक एसिड आपका पेड़ में पाया जाता है ना। एस्टिक एसिड आपका विनेगर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड आपका लेमन में पाया जाता है और ऑक्जेलिक एसिड आपका टमाटो में पाया जाता है ना। तो ए का आपका चौथे से मैच करेगा, ए का चौथे से, है ना। बी का थर्ड से, सी का सेकंड से और डी का पहले से। फिर कह रहा है मैच द इंपॉर्टेंट केमिकल गिवन इन कॉलम ए विद द केमिकल फार्मूला इन कॉलम बी। यहाँ पे कॉलम ए में आपके कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स दिए गए हैं और कॉलम बी में आपके उनके फार्मूले दिए गए हैं। तो अगर बात करोगे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। जिप्सम का फार्मूला आपका कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। और अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हो तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला CaOCl2। और सिलेक्ट लाइम का फार्मूला है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से इस तरीके से, है ना। आपका फिर आगे है व्हाट विल बी एक्शन ऑफ फॉलोइंग सबस्टांस ऑन द लिटमस पेपर? ड्राई HCl गैस, मॉइस्चर अमोनिया गैस, लेमन जूस, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक और कर्ड एंड सोप सोल्यूशन। ड्राई HCl गैस, ड्राई HCl गैस का एक्शन क्या होगा आपका लिटमस पेपर पे? तो ड्राई HCl गैस चूंकि ड्राई है ना, भीगा हुआ नहीं है, तो ये कोई भी आपका कलर चेंज नहीं करेगा लिटमस पेपर पे। लिटमस पेपर के रंग को चेंज नहीं करेगा ड्राई HCl गैस, क्योंकि ये आपका ड्राई स्टेट में है। और मुझे पता है कि कोई भी एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर तब शो करता है जब वह वाटर में डिजोल्व होता है। यानी बिना जो HCl गैस है, यह आपका एसडी करेक्टर नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका वाटर नहीं है ना, ड्राई है, कोई भीगा मतलब सूखा हुआ है, वेट नहीं है। अगर ये वेट HCl गैस होता तो आपका लिटमस पेपर का रंग चेंज हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनी सबस्टांस शो एसिडिक प्रॉपर्टी इन दी एक्वस सोल्यूशन। कोई भी एसिडिक सबस्टांस एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है एक्वस सोल्यूशन में, और यहाँ पे आपका कोई भी वाटर प्रेजेंट नहीं है। मॉइस्चर अमोनिया गैस, यहाँ पे भीगा हुआ अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस जो होता है ना, अगर ये वाटर के संपर्क में आएगा, वाटर मतलब मॉइस्चर के संपर्क में आएगा, तो क्या होगा? यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, जो कि क्या होता है, एक बेसिक सबस्टांस होता है ना। यानी इसका मतलब हुआ कि अब बेसिक सबस्टांस होगा तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा, है ना। टर्न रेड टू ब्लू। यहाँ पे लेमन जूस जो होता है, इसमें लेमन में क्या पाया जाता है? आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है और ए एसिडिक सबस्टांस होता है। एसिडिक सबस्टांस आपका क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, है ना। और कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है, तो कार्बोनेटेड आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है वह किस नेचर का होता है? कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। तो ये आपका एसिडिक नेचर का होता है। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है कार्बोनेटेड, तो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका वाटर में डिजोल्व है। अगर वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाएगा तो बनाएगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बना लेगा, जो कि एसिडिक नेचर का होता है ना। तो इसका मतलब हुआ कि आपका ये जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक होगा वह एसिडिक नेचर का होगा, और एसिडिक सब्सटेंस आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। कर्ड, कर्ड में क्या पाया जाता है? आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। यानी ये भी आपका एसिडिक सब्सटेंस है और ये भी आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा। सोप सोल्यूशन, जो सोप का सोल्यूशन होता है, सोप सोल्यूशन आपका बेसिक सोल्यूशन होता है। और बेसिक सोल्यूशन क्या करेगा? आपका रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा।
है ना। व्हाट इज सोप? तो सोप क्या होता है? सोडियम साल्ट ऑफ हैवी कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ हैवी कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंट एसिड। एंट एसिड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो एंट एंट स्टिंग में आपका मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फार्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड, इसी का नाम है फार्मिक एसिड। गिव इस केमिकल फार्मूला दे दिया यहाँ पे मैंने। आल्सो गिव द कॉमन मेथड टू द गेट रिलीफ फ्रॉम द दिस कंफर्ट कॉज बाय द एंड स्टिंग। मधुमक्खी के डंक मारने से जो आपका अनकंफर्टेबल आपको फील होता है, इरिटेशन डेवलप जो होता है, उससे रिलीफ पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चूंकि वो मधुमक्खी ने क्या किया है, मधुमक्खी ने जो डंक मारा है उस डंक में आपका क्या है? फार्मिक एसिड है। इसी के कारण से आपका इरिटेशन डेवलप होता है। अगर हम क्या करें, जहां पे वह स्टिंग मारी है आपकी बी, सॉरी चीटी, चीटी के जो डंक, जो चीटी होती है, चीटी में आपका पाया जाता है फार्मिक एसिड, साथ ही साथ बी स्टिंग में भी पाया जाता है आपका, है ना। चीटी, जब चीटी काटती है तो वहां से क्या रिलीज होता है? आपका फार्मिक एसिड जो इरिटेशन डेवलप करता है, और साथ ही साथ आपका अगर मधुमक्खी है तो मधुमक्खी के आपके डंक में भी पाया जाता है फार्मिक एसिड, दोनों में पाया जाता है। अगर इन, चाहे मधुमक्खी आपकी काट, डंक मार मार दे आपको, या आपका चींटी काट ले, तो दोनों में तो सेम आपका केमिकल से रिलीज होता है। और इससे रिलीफ पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ बेसिक सबस्टांस, कुछ बेसिक सबस्टांस मुझे, जहां पे आपका डंक लगा है वहां पे मुझे रब्ड करना पड़ेगा, ताकि ये जो आपका एसिड है वह क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज हो जाए। तो बेसिक सबस्टांस के तौर पे आप क्विक लाइम या लाइम, तो लाइम आप क्या कर सकते हो? लाइम वाटर आप ऐड लगा सकते हो, या इसके जगह पे आप बेकिंग सोडा लगा सकते हो। क्योंकि आपका जो लाइम होता है, लाइम वाटर होता है, वह भी चूना, ये भी आपका बेसिक सबस्टांस होता है, और जो बेकिंग सोडा होता है वह भी बेसिक सबस्टांस होता है। टू गेट रिलीफ वन शुड अप्लाई बेकिंग सोडा ऑन स्टिंग, है ना। व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एक्सेल? तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है आपका? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। क्या होगा अगर नाइट्रिक एसिड ऐड कर दिया जाए एक्सेल पे? तो एक्सेल जो होता है, जो आपका अंडे के जो ऊपर वाला परत सेल होता है, लेयर होता है, वह होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। तो एक्सेल का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इससे आपका नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा तो बना लेगा कैल्शियम नाइट्रेट, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, प्लस वाटर, प्लस वाटर, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि दिस इज मेटल कार्बोनेट, और मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे यही केमिकल रिएक्शन लिखा गया है। ए स्टूडेंट प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ दी ए एन एसिड a base in two separate beaker. She forget to label this solution and litmus paper is not available in the laboratory. Since both solution are colorless, you will how will she distinguish between the two? है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 36 बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने क्या किया? एक बीकर लिया और इस बीकर में एक आपका एसिड का सोल्यूशन बनाया, और बी में आपका बेसिक सोल्यूशन भर दिया, फिलअप कर दिया। ए में क्या फिलअप किया? एसिडिक सोल्यूशन, और बी में आपका बेसिक सोल्यूशन क्या कर दिया? फिलअप कर दिया। और इसको, है ना, और इसको लेबल भी नहीं किया कि ये आपका एक कौन सा सोल्यूशन है और एक कौन सा सोल्यूशन है ना। तो लेबल अगर आप नहीं करोगे तो आप, लेबल नहीं किया, और साथ ही साथ उसके पास लिटमस पेपर भी नहीं है, ताकि वो जांच कर पाए कि कौन एसिड है कौन बेस है ना। तो कैसे दोनों दोनों ही जो सोल्यूशन है वो कलरलेस है, कैसे आप, कैसे वह पता कर पाएगी कि कौन सा सोल्यूशन आपका एसिड था, कौन सा सोल्यूशन आपका बेसिक था? तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अगर उसे मिल जाता है किसी तरीके से बेकिंग सोडा,
तो बेकिंग सोडा को अगर ऐड कर देगी दोनों कलरलेस सोल्यूशन में, तो जो सोल्यूशन आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा, है ना, जिस सोल्यूशन में ऐड करने पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी इफ्रीवेशन के साथ में, गैस के बबल्स बनेंगे, तो वो जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा, बाकी जो दूसरा होगा वो बेसिक होगा, है ना। अगर बेकिंग सोडा ऐड करने पे कोई गैस की बबल्स तेजी से बन रही है इफ्रीवेशन के साथ में, तो वो सोल्यूशन आपका एसिडिक होगा, बाकी जो दूसरा सोल्यूशन होगा वो बेसिक सोल्यूशन होगा, है ना। फिर कह रहे हाउ वुड यू डिस्टिंग बिटवीन द बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग। तो हीट करने पे आप कैसे पता कर पाओगे कि कौन बेसिक बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर है और कौन आपका वॉशिंग सोडा है। तो वॉशिंग सोडा का देखोगे तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। और वहीं पे अगर देखोगे आपका बेकिंग पाउडर बोल रहा है, तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर आपका बेकिंग पाउडर जो होता है बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टेरिक एसिड का मिक्सर होता है। टार्टेरिक एसिड का क्या होता है, मिक्सर होता है। तो अगर इसे आप हीट करोगे तो यहाँ पे इनको हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। और अगर आप इसको हीट करोगे वॉशिंग सोडा को, तो पहले हीट करने पे क्या होगा आपका यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट से ये जो आपका वाटर था, वाटर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो था, वाटर जो 10 वाटर मॉलिक्यूल थे क्रिस्टल में, वो आपके अलग हो जाएंगे इस तरीके से, है ना। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो बेकिंग पाउडर को हीट करने पे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, है ना, गैस आपके बबल्स के फॉर्म में बाहर आएंगे। और अगर वॉशिंग सोडा को आप हीट करोगे तो आपका जो वाटर होगा, जो इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में है वॉशिंग सोडा में, वो बाहर आ जाएगा। वो बाहर आ जाएगा तो इसके ड्रॉपलेट आपको, जो आपका बेकिंग सोडा होगा इसके ऊपर ड्रॉपलेट ऑफ वाटर क्या होंगे, आपको नजर आएंगे, है ना, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर नजर आएंगे आप। ये वाटर जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और वो वाटर आपके ड्रॉपलेट के फॉर्म में बेक सोडा अस के ऊपर के सरफेस के ऊपर, सोडा अस के सरफेस के ऊपर जमा हुए आपको नजर आएंगे। तो आप इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। अगला है salt a commonly used in the bakery product on heating give get converted into another salt B, which itself is used for the removal of hardness of water, and a gas C is evolved. The gas C, when passed through the lime water, turn milky. Identify A and B and C, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि कोई साल्ट ए है और इसका जो यूज होता है वो बेकरी में यूज होता है। बेकरी बेकरी का मतलब हुआ आपका केक बनाने में आपका यूज होता है इस साल्ट का, ए का। और इसे जब आप हीट करते हो तो ए जो आपका सबस्टांस ए होता है, ये जो साल्ट ए होता है किसी दूसरे साल्ट बी में चेंज हो जाता है ना। और यहाँ पे जब साल्ट बी में चेंज होगा विच इटसेल्फ इज यूज्ड एज फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। और जब आपका जो सबस्टांस जो साल्ट बी में जब कन्वर्ट होगा, आप ए को हीट करोगे तो इस बी को यूज हम लोग करते हैं वाटर के हार्डनेस को दूर करने के लिए। और एक साथ ही साथ एक गैस भी रिलीज होती है भाई, है ना, आपकी गैस रिलीज होती है सी। और इस सी को अगर हम पास कर दे लाइम वाटर में, अगर इसे हम पास कर दे लाइम वाटर में, तो जो आपका लाइम वाटर होता है वह मिल्की कलर का हो जाता है। आपको आइडेंटिफाई करना है A B C। तो ए तो आपका एक ऐसा साल्ट था जो बेकरी में यूज हुआ करता था, केक बनाने में यूज हुआ करता था। और आपका जब इसे हीट करते थे आप ए को, तो एक साल्ट बी बनता था जिसका यूज आप क्या करते थे, हार्डनेस को दूर करने के लिए, वाटर के हार्डनेस को दूर करने के लिए। और साथ ही साथ जो जब बी बनता था उसी के साथ ही एक आपका गैस रिलीज होता था सी, जिसको हम लोग लाइम वाटर में अगर पास कर देते थे तो मिल्की कलर का हो जाता था। तो वो आपका एक कौन सा साल्ट है जो केक बनाने या ब्रेड बनाने में यूज किया जाता है,
दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। जब इसे आप हीट करते हो तो आपका एच चेंज हो जाता है, आपका डिकम्पोज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, प्लस आपका वाटर प्रोड्यूस होता है ना। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है हीट करने पे बेकिंग सोडा को, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्रेड को क्या बना देता है? स्पॉन्ज बना देता है। ब्रेड या केक को क्या बना दी? स्पॉन्जी बना देता है, सॉफ्ट बना देता है ना। इसीलिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है आपका बेकरी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में। और यहाँ पे जो आपका ये साल्ट बन रहा है, अदर ये जो बी साल्ट की बात कर रहा था, इसी का यूज किया जाता है हार्डनेस को दूर करने के लिए, वाटर के हार्डनेस को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका है, ये है आपका सोडा अस। सोडा अस, इसी का यूज किया जाता है हार्डनेस को दूर करने के लिए वाटर को, है ना। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप लाइम वाटर में पास आउट कर दोगे तो ये आपका मिल्की कलर का में चेंज हो जाएगा, मिल्की कलर का हो जाएगा। ए बी सी आप आइडेंटिफाई कर लिए। ए क्या था आपका? ए था आपका बेकिंग सोडा। जो बी बना था वो आपका सोडा अस था। और जो सी था वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, है ना। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 अगर आप देखोगे तो कह रहा है इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। A gas X is formed and as a byproduct, the gas X react with slacked lime to give a compound Y, which is used as a bleaching agent in the chemical industry. Identify X and Y, giving the chemical equation of the reaction involved. यहाँ पे बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आपका मैन्युफैक्चरिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड को इंडस्ट्रियल तरीके से, मतलब आपका, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के को इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, प्रोडक्शन के लिए हम लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं, और इस प्रोसेस में आपका एक गैस रिलीज होता है एक्स, है ना, एज ए बाई प्रोडक्ट। और इस गैस को हम लोग यूज करते हैं जब सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इस गैस एक्स को, तो एक कंपाउंड वाई बनता है जिसका यूज होता है ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्मेशन में, है ना। तो मुझे बताना है कि यहाँ पे एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए, इसके प्रोडक्शन के लिए जो हम रॉ मटेरियल लेते हैं, है ना, कमर्शियल स्केल पर अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो इसके प्रोडक्शन में हम लोग जो लेते हैं वो क्या होता है हमारा रॉ मटेरियल के तौर पे? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, है ना। इस सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यहाँ पे इसके एक्वस सोल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है। ये जो दोनों गैस आपके निकल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, है ना, ये दो गैस आपके रिलीज होंगे। ये आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा कैथोड पे और ये आपका रिलीज होगा एनोड पे। तो यहाँ पे जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमें प्रोडक्शन करना था, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया आपका। अच्छा, सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन, है ना। अब ब्राइन सोल्यूशन में साल्ट कौन सा डिजॉल्व होता है? सोडियम क्लोराइड। ये आपके जो दोनों गैस रिलीज हो रहे हैं ये बाई प्रोडक्ट है ना, मेन तो आपका प्रोडक्ट यही है। अब इस बाई प्रोडक्ट का जो यूज किया जाता है, इसमें एक गैस आता है क्लोरीन गैस है, इस क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है जब एक क्लोरीन गैस को पास आउट किया जाता है सिलेक्ट लाइम, ठंडे सिलेक्ट लाइम के सोल्यूशन में। सिलेक्ट लाइम का मतलब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका जब क्लोरीन इससे रिएक्ट करता है सिलेक्ट लाइम से तो बना लेता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। और इसका जो यूज होता है वह ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है ना।
तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई हो चुका होगा कि यहाँ पे जो गैस आपका रिलीज हो रहा है, जिसकी बात कर रहा है बाई प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के दौरान, वो एक्स कुछ और नहीं, आपका क्लोरीन गैस है ना। और जब इसको आप रिएक्ट करवाते हो सिलेक्ट लाइम के साथ में, तो कंपाउंड वाई मिलता है, और जिसका यूज ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काम होता है। तो जो आपका, जब इसको हम पास आउट करेंगे सिलेक्ट लाइम के साथ में, तो जो हमारा कंपाउंड वाई बनेगा, वह वाई कुछ और नहीं, ब्लीचिंग पाउडर होगा। तो एक्स एंड वाई आपके दोनों आप आइडेंटिफाई कर लिए। अब अगला क्वेश्चन देखोगे 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपका क्या है, यहाँ पे एक टेबल बनाया है, इस टेबल में जो मिसिंग है उसको मुझे फिलअप करना है। अमोनियम क्लोराइड फार्मूला ए होता है आपका NH4Cl। हाँ, अमोनियम क्लोराइड का जो पेरेंट आपका बेस होता है वह होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड क्या होता है आपका HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं साल्ट, दैट सॉल्ट इज अमोनियम क्लोराइड। यानी आपका इसके फॉर्मेशन में, इस साल्ट के फॉर्मेशन में जो आपका बेस यूज होता है उसे हम बोलते हैं पेरेंट बेस, और इस साल्ट के फॉर्मेशन में जो आपका एसिड यूज होता है उसे हम बोलते हैं पेरेंट एसिड, है ना। तो आपका जो एसिड होगा वह HCl होगा। इसी तरीके से आप बात करोगे अगर कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, CuSO4। इसमें जो बेस यूज होगा वो होगा आपका क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, और जो एसिड यूज होगा वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होगा, है ना। सोडियम क्लोराइड फार्मूला ये होता है, इसमें बेस जो यूज होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो आपका एसिड यूज होगा वह होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैग्नीशियम नाइट्रेट फार्मूला यहाँ पे आपका लिखा गया है, और इसमें जो बेस यूज होगा वह होगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जो एसिड यूज होगा वो आपका नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट, तो इसका जो पेरेंट आपका बेस होगा वह होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो आपका पेरेंट एसिड यूज होगा वह होगा सल्फ्यूरिक एसिड। कैल्शियम नाइट्रेट केस में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेरेंट बेस के तौर पे यूज होता है, और जो एसिड यूज होगा वह होगा आपका नाइट्रिक एसिड HNO3, है ना। इस तरीके से हमने फिलअप कर लिया इस मिसिंग टेबल को। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एसिड सेपरेट स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम वीक एसिड। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, आपको बताना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड, दोज एसिड विच आर डिसॉल्विंग इन वाटर डिसोसिएट कंप्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड जो वाटर में डिसॉल्व करने पे 100% आयोनाइज हो जाते हैं, ऐसे एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड जो वाटर में डिसॉल्व करने पे 100% क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में आप डिसॉल्व करोगे तो ये 100% क्या हो जाता है, आपका आयोनाइज हो जाता है। और जब ये आयोनाइज होगा, डिसोसिएट होगा, तो आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, एच आयन और क्लोराइड आयन, है ना। एच आयन और क्लोराइड आयन, प्रोटॉन और क्लोराइड आयन। और ये 100% आयोनाइज होने का मतलब हुआ कि अगर इसके आप, अगर मान लो जो आप एसिड, जो हाइड्रोजन क्लोराइड आप डिजोल्व कर रहे हो वाटर में, उसके अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल थे, तो आपका जब डिसोसिएट होगा तो 100 आपके एच आयन मिलेंगे और 100 आपके क्लोराइड आयन मिलेंगे, यानी एक भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होगा जो बच जाएगा। सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, आपके डिसोसिएट हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। और वहीं पे वीक एसिड की बात करोगे, तो वीक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो वाटर में डिजोल्व करने पे 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, 100% आयोनाइज नहीं होते हैं। जैसे आपका एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड एक वीक एसिड होता है, और वाटर में इसे डिजोल्व करोगे तो ये 100% आपका आयोनाइज नहीं होगा। 100% आयोनाइज ना होने का मतलब हुआ कि आपने जो एस्टिक एसिड वाटर में डिजोल्व किया था, अगर इसके मान लो 100 आपके मॉलिक्यूल थे, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होंगे, उसमें से केवल 5 से 10 मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपके डिसोसिएट होंगे। इतना, इतने ही इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे,
है ना। तो जो आपको एसीटेट, अगर मान लो 5 मॉलिक्यूल अगर इसके डिसोसिएट हुए हैं तो आपको 5 एसीटेट आयन मिलेगा और 5 आपको प्रोटॉन मिलेगा, है ना। बाकी 95 जो मॉलिक्यूल होंगे एसिटिक एसिड के वो डिसोसिएट नहीं होंगे, वो अनडिसोसिएट फॉर्म में रहेंगे, है ना। अब मुझे यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जितने भी आपके मिनरल एसिड होते हैं ना, मिनरल एसिड का मतलब ऐसे एसिड जो आपके लैब में बनाए जाते हैं, और इन मिनरल एसिड के फॉर्मेशन में जो आपका रॉ मटेरियल यूज होता है, वह आपका यूज होता है और ये जो मिनरल एसिड होते हैं या आपके अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन किए जाते हैं, है ना, और लैब में बनाए जाते हैं। और जबकि आपका ऑर्गेनिक एसिड जो होता है, सा, वीक सारे ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, आपके वीक एसिड होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऐसे एसिड जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किए जाते हैं, ऐसे एसिड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब आपका प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं आप वो ऑर्गेनिक एसिड। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। मिनरल एसिड का जो रॉ मटेरियल, मिनरल एसिड के प्रिपरेशन में लैब में जो आपका रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, वह आपका वह रॉ मटेरियल आपका अर्थ के क्रस्ट से ऑब्टेन्ड होता है। इसका जो रॉ मटेरियल होगा वो कहाँ से ऑब्टेन्ड किया जाता है, अर्थ के क्रस्ट से, अर्थ क्रस्ट, है ना। यहाँ पे आपको सेपरेट करना था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, सिट्रिक एसिड आपका वीक एसिड है, एस्टिक एसिड वीक एसिड है, ए भी वीक था, ये आपका स्ट्रॉन्ग था। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, फार्मिक एसिड वीक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। When zinc metal is treated with dilute solution of strong acid, a gas is evolved which is utilized in the hydrogenation of oil. Name the gas evolved, write the chemical equation for the reaction involved and write a test to detect the gas formed. जब जिंक मेटल को आप ट्रीट करते हो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, कोई आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन आप ले लोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे आप मान लो HCl ही ले लिए, है ना, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका डाइल्यूट सोल्यूशन अगर लोगे आप, तो अगर जिंक मेटल को आप ट्रीट करोगे इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ में, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन होगा और बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट होगा। ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, इसको अगर आप जलाते हो, बर्न कराते हो, तो पॉप की क्या आएगी, पॉप साउंड आएगी। अगर पॉप साउंड आई तो पता चल जाएगा कि जो आपकी गैस रिलीज हो रही है वह कुछ और नहीं, हाइड्रोजन गैस है।